अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी सेहत के साथ साथ अपने जानो माल का भी ख्याल रखें। ये तो मैं हालात देख के परेशान हो गई हूँ। शहर में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, दिन दिहाड़े ये वाक़यात हो रहे हैं। ये अभी टिकर्स चल रहे थे और हर रोज़ का डाटा जो हमारे रिपोर्टर्स देते हैं, खौफनाक सूरत हाल है। घर से जब भी बाहर निकले, ये मोबाइल फ़ोन की खातिर आपकी ज़िंदगी जो है ये दाव पर लग जाती है। कोशिश कीजिए, अगर तो आसपास कहीं जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन घर छोड़ कर जाएँ और उतने पैसे अपने पास रखें जितनी ज़रूरत है। हालात बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, गैर महफूज है। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बाकायदा, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आपको पता है हमारा पहला सेगमेंट होता है, हम न्यूज़पेपर की खबरें अपनी डिस्कस करते हैं। तो आज की खबरें क्या हैं, सबसे पहले उनकी तरफ आ जाते हैं। आज की हमारी पहली खबर जो हम डिस्कस करेंगे, लाहौर के 4 मंसूबों के लिए मंजूर शुदा फंड्स जारी ना हो सके, गुजरात मियांवाली पे अरबों निसार। आपको बताएंगे म्यू हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, बेहोशी की दवा और आइसोफोलिन ना होने से ऑपरेशन मुतासर है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 नाफिज, तमाम इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को मिल गए। और एलपीजी की ब्लैक में फ्रॉड का सिलसिला भी जारी है। ये है हमारी आज की खबरें, इनकी डिटेल्स की तरफ आना है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह का करम। अच्छा जी, अब ये तो कोई नई बात नहीं रह गई। अब जब तक परवेज इलाही साहब सीएम हैं, ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा, ये चलता रहेगा। आप लोगों के साथ बारहा ये खबरें शेयर करने का मकसद क्या है कि आपको बताया जाए पंजाब के साथ सलूक क्या हो रहा है। गुजरात और मियांवाली पे अरबों रुपए निछावर किए जा रहे हैं। शहर के 4 मंसूबों के लिए मंजूर शुदा फंड्स जारी नहीं हो सके। आमिर भाई, कौन कौन से ये मंसूबे हैं? देखिए, लाहौर में तो बेशुमार मंसूबे ऐसे जिनके फंड जारी नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन ये इफ्तिताह पे इफ्तिताह किए जा रहे हैं, तख्तियां लगाए जा रहे हैं। वो तख्तियां तो इसलिए लगा रहे हैं, वो तो गैर कानूनी तख्ती है। जो शदरा वाली आप जिस तरफ आपका इशारा है, उसका तो PC1 मंजूर नहीं हुआ। मैं वही तो कह रही हूँ, तख्ती और वो तख्ती लगा दी जाके, और बाद में जब वो बनाएंगे, आने वाले लोग बनाएंगे उसको, तो ये कहेंगे देखा जी वो तो हमने इफ्तिताह किया था। ये ऐसे ही ड्रामेबाजी है। अगर सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी, ये बाबू साहबू का जो नया ट्रैक बनना था, जो मोटरवे की तरफ जाना था, और बंद रोड पर जो जितना प्रेशर था उसको कम करना था, ये कैंट ड्रेन से शुरू होना था और उसको कवर करके उस पर रोड बननी थी। सही। ये ऐसा मंसूबा था जिसने लाहौर की आधी से ज़्यादा ट्रैफिक को जो है रवा दवा कर देना था जी। लेकिन वो नहीं, उसका आगाज़ भी नहीं हो सका। उसने तैयार क्या होना था। और जितने मंसूबे ऑनगोइंग हैं, मैं ज़्यादा मंसूबों की बात करूंगा तो फिर, लेकिन मैं अपने इलाके की बात पहले करता हूँ। हमेशा ये बात है, आपने खुद देखा सब्ज़ाज़ार में जो मंसूबा था, जो ड्रेन डाला जा रहा था, आज तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल। उससे आगे फिर ये खारक नाले की तरफ आ गए, वहाँ पे पाइप्स रख दिए, उनके अंदर मछली वालों और मुर्गी वालों ने दुकानें बना ली। हाँ जी, ऐसे ही। उस पर रेट लिखे हैं, बड़े बड़े पाइप हैं और उनके ऊपर दुकानें बनाकर रेट करें वो। अगर अब वो साल हर साल नहीं हटेंगे तो वो काम ना करें। वो काम हो नहीं ना रहा। वही तो अच्छा, इसके अलावा पेडिस्टेरियन ब्रिजेस बनने थे लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि लोगों को रोड क्रॉस करने में आसानी मुश्किल ना हो, हादसात कम हो। अच्छा, जहाँ पैसे थे वहाँ पे इन्होंने काम ज़रूर किया। और ये बिल्कुल बसों के जो स्टॉप बनाने थे वो इन्होंने रोड के ऊपर ही बना दिया। अगर आप जेल रोड पे जाएं तो एन मेन रोड के ऊपर उसके लिए जो वो कट लगाते हैं ताकि वो बस अंदर की तरफ जाए, वो भी बनाने का इंतज़ार नहीं किया। और क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने इश्तहारात और बैनर्स लगते हैं, वो ठेके जाते हैं, उन ठेकों को कर दिया। तो मैं तो अब पहले दिन से ये बात कहता हूँ कि जब तक परवेज़ इलाही हैं, या अल्लाह लाहौर को गुजरात या मंडी बहाउद्दीन बना दे। ये नहीं होने वाला। ये अल्लाह ताला बना दे। अच्छा, दूसरी आमिर तो भाई, इस पर पैसा लगेगा, नहीं तो लाहौर के अवाम इसी तरह नहीं, आप दुआ थोड़ी उल्टी कर ले। नहीं क्यों हम अपने लाहौर को गुजरात और मियांवाली, ताकि पैसा तो लगे इस शहर पे। आप परवेज इलाही साहब को वहाँ, आप लगेगा क्या हो गया भाई, थोड़े परवेज इलाही साहब को आप वहाँ भेज दे। नहीं है ना। दूसरी बात, इलाही साहब को अब घर भेजने का वक्त आ गया है, उनकी सियासत वैसे ही नहीं। आमिर भाई, यही बात जो आमिर भाई इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जितने फंड्स हैं ये गुजरात में लेके जा रहे हैं और रोजाना हम खबर दे रहे होते हैं, नौकरियां, फंड्स, मंसूबे, सारा कुछ वहाँ पे जा रहा है। मंडी चला गया, गुजरात चला गया।
अब उसके वहाँ पे सम्राट के आ रहे हैं, ये देख लेते हैं। 2 दिन पहले मूसा लाई साहब को वहाँ पे जूते पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, ईंटें पड़ी हैं, गालियाँ पड़ी हैं, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। या तो हो आप वहाँ पे फंड्स बड़े नेक नामी से लगा रहे हैं और उसके सम्राट आए कि आप गए हैं, आपकी बड़ी इज्जत अफजाई हो रही हो। आप कर क्या रहे हैं कि जो मंसूबे पहले से बने हुए हैं उनके लिए फंड मंजूर करवा रहे हैं, ऊपर अपने दादा के नाम की तख्ती लगवा रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ खाएं, आप नया मंसूबा बना लें। वहाँ पे ये कोटला में गए हॉस्पिटल का नाम चेंज करने के लिए, जो कई सालों से बना हुआ था, किसी ने अपनी प्राइवेट लैंड दे के वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाया था। तो ये उसका जहुल्लाई हॉस्पिटल नाम रखने जा रहे थे। वहाँ पे जो इनके साथ हुआ है सोशल मीडिया पे आप देखें, और इनके बाकायदा पत्थर पड़े हैं, ईंटें पड़े, भागते हुए और जूते भी वहाँ रह वायरल हुई बहुत। और वहाँ पे फिर इनको फायरिंग किया इन्होंने बहुत ज़्यादा, पर्चा भी उल्टा दूसरी पार्टी पे करवा दिया। तो चीज़ों का फ़ायदा तो तब हम माने कि आप फंड्स लगा रहे हैं और लोग आपसे सेटिस्फाइड हैं। लोग आपसे सेटिस्फाइड ही नहीं है। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि बनता क्या है। अब ये सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए, कल एक लंबे से वो सिक्योरिटी के कानवे में मोहम्मद साहब बैठे हुए थे, तो वो वहाँ कोटला गए। क्या आप सियासत कर रहे हैं? इस तरह थोड़ी होती है अवामी खिदमत। आप इस तरह थोड़ी। आमिर भाई जैसे कि कह रहे हैं ऐसा कम वक्त रह गया, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें, इतना किया। लेकिन आमिर भाई मुझे ये बताइएगा, निगरान सेटअप आ जाता है, थोड़ा सा हालात तो चेंज होंगे। अब ये जो मंसूबे चल रहे हैं, समनाबाद वाला झूम का तू है, फिर आपके सामने कलमा चौक पे तो काम हो रहा है, लेकिन ये शहर में जहाँ जहाँ परवेज़ इलाही साहब ने तख्तियाँ लगाकर काम किया, ये वहीं के वहीं रुक जाएंगे? देखो, बीइंग ए लाहौरी, मैं तो ये समझता हूँ कि लाहौर में जो भी प्रोजेक्ट आए वो मुकम्मल होना चाहिए। और लाहौर के हम चैनल भी लाहौर का हैं और हम बात भी लाहौर की करते हैं, और लाहौर की सब बातें हमारा अपना है। हम तो ये चाहते हैं कि लाहौर डेवलप हो। अल्लाह करे कोई ऐसा निगरान वज़ीर आला आए जो इन आउटगोइंग मनसूबों के साथ साथ नए मनसूबे भी बनाए। लाहौर को अशद ज़रूरत है इस वक्त। आप अभी ये अकबर चौक वाला चौक क्रॉस करके दिखाएं, 4 दफ़ा सही से इशारा बंद होता है। आमिर भाई, अच्छा, आपको ये लाहौर ब्रिज के पास ये फाटक पे जितना मसला है, बच्चे, ये पीको रोड इतनी अहम रोड है जी कि इसके ऊपर जिना हॉस्पिटल में बहुत है ट्रैफिक। अच्छा, और ट्रैफिक के 4 सिग्नल्स आते हैं, छोटे 4-5 सिग्नल जो हैं वो आपके सिग्नल तक जाते जाते 4 दफा बंद हो जाता है। मैंने एम्बुलेंस वालों में खवातीन को चीखते और रोते हुए देखा कि हमें रास्ता दें। ना लोग रास्ता देते हैं, ना रास्ता देंगे कहाँ पे जब पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है ना, तो आप गाड़ी को लेफ्ट राइट नहीं कर पाते हैं। तो लोग जिना हॉस्पिटल पहुंचने के लिए तरफ रहे होते हैं। और इसी रोड के ऊपर 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जी, सिर्फ जिना हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल स्टोर्स हैं। फिर वो मैं कहता हूँ इतना ट्रैफिक का यहाँ पे इज़्दिहाम है। ये सिर्फ एक रोड की बात बता रहा हूँ। अभी तो आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, मुल्तान रोड पे चले जाएं, तो मुल्तान रोड का कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। ऐसे ही है। तो ऐसे मंसूबे बनने चाहिए जिनसे ट्रैफिक की रवानी ठीक हो। देखिए, ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है। अगर आप ट्रैफिक की रवानी ठीक कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि ये पेट्रोल डीजल की खपत है ये भी कम हो सकती है। और ये जो हम सालाना अरबों डॉलर्स बल्कि पेट्रोल की मद में देते हैं, उनकी बचत की जा सकती है। बिल्कुल। तो सिर्फ एक विजनरी बंदा चाहिए, वो आए, चाहे वो निगरान में आए, चाहे इंतखाब करके जरिए आए, लेकिन जब आए तो फिर लाहौर का सोचे। अभी लाहौर में मेट्रो बन गई, ऑरेंज ट्रेन बन गई, अभी पर्पल लाइन बननी थी, ग्रीन लाइन बननी थी, येलो लाइन बननी थी। ये लाइन्स मुकम्मल हों, लाहौर में काम समझा जाए, ट्रांसपोर्ट जितनी अच्छी हो जाएगी, आपकी गाड़ियां जो प्राइवेट नजर आती हैं, और तजावजात का खात्मा हो। हाँ। ये कोई नहीं है। मैं अगर आप कहें साहिब साहब को इजाज़त दे तो मैं फिर अपने इलाके की बात करूँ। आप करीम ब्लॉक से लेकर, आप इकबाल टाउन से लेकर आप आगे तक चले जाएं, सिर्फ तजावजात की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। और अभी तो आपको बड़ा वो रिलीफ मिला हुआ है, जो यूनिवर्सिटी वाला रोड सीधा मिल गया कोई पिछले 4-5 साल से, बड़ी बचत नहीं तो वहाँ तो गुजरा ही नहीं जाता था। मैं तो ना फल ले रहा था, तो उसने मुझे फल महंगा बताया ना, तो मैंने उसको कहा भाई इतना महंगा फल दे रहे हो, पीछे तो इतना सस्ता था जब मैं पीको रोड से गुजर के आया, तो मैंने नहीं लिया, तो तुमसे ले रहा हूँ। कहता सर सच्ची बात बताऊँ, ये थाना समनाबाद वाले अभी मुझसे मुफ्त में लेके गए हैं। अब अंदाजा करें, वो 2 किलो सेब और 2 किलो अमरूद और 2 दर्जन किन्नू और केले, कहता जी फ्री ले। अच्छा, वो मैं आप किससे लूँ, मुझे आप बता दें। रोने वाला था वो शख्स। ये सारा काम जो है इस आवे का आवा इसलिए उलट गया कि चौधरी ऐसे आए कि उन्होंने अपनी चुदराहट जो है वो गुजरात में दिखानी शुरू कर दी, और जो अपनी नाहली है वो लाहौर में दिखानी शुरू कर दी और लाहौर तबाह कर दी। अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुलाजिमीन के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया जी। 1400 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की समरी मंगवाई, लेकिन ताहुक्म सानी
सॉरी जी, लेकिन उसका कोई हुक्म नहीं दिया। साई साहब क्या कहना चाहेंगे? ना ये तो चोई साहब के यही बात है, कोई अपने वो सीएम तरजीहात नहीं है ना, तो उनकी तरजीहात नहीं है। या तो सीएम का सिक्योरिटी स्टाफ हो या सीएम हाउस का कोई स्टाफ हो या पंजाब असम्बली जहाँ पे उन्होंने अपने बंदे सारे पोस्ट किए हुए हैं वो कोई स्टाफ हो तो उनके काम हो रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए नए नए वो फंड्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं, नए नए अनाउंस हो रहे हैं। सीएम साहब की ये प्रायोरिटी नहीं है। सीएम साहब की बिल्कुल किसी जगह पे ये इंटरेस्ट सामने नहीं आया कि छोटे मुलाजमीन की कोई बात सुने। 10-10 दिन लोग 15-15 दिन लोग सड़कों पे बैठ रहे हैं, उन्होंने बात तक नहीं की। तो ये तो समरी बाहर बैठे रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, पुलिस वाले आप मैं कभी भी IGF जब भी जाता हूँ तो सारे लोग यही पूछते होते हैं हमारी समरी का क्या बना है। सीएम साहब ने तो कहा था कि हम आपको फौरी तौर पे अगले 10 रोज़ में ये दे रहे हैं, तो अगस्त की बात थी। सीएम साहब की ये प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ और थी। और उन्होंने जो किया पंजाब के साथ, पंजाब की आवाम के साथ और खसूसन लाहौर की आवाम के साथ, ये सबके सामने है। ये समरियाँ सारी जो है वो अब भूल गए हैं, ना वो इन पे साइन करेंगे। सिर्फ जो अपनी मकसद की चीज़ें हैं या उनको जो मोहम्मद खान भट्टी साहब कहते हैं वो काम हो रहे हैं, बाकी किसी का कोई काम नहीं हो रहा। ना ये पब्लिक हेल्थ की किसी समरी पे होगा ना कोई। नहीं, वैसे मुझे तो इस सुर्खी पे भी इतराज़ है, ये गलत निकाली जिसने भी ये निकाली। उसकी तरफ आएंगे आमिर भाई, लेकिन मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है। फिर आपका एक कमेंट चाहिए। निगरान वजीर आला के चुनाव के लिए पार्लिमानी कमेटी 5 छोड़ दें, लेकिन इसको अगर आप लिख देते हैं ना पंजाब के और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वालों के साथ परवेज अली हाथ करके तो ज़्यादा बेहतर था। वो पंजाब वालों के साथ हाथ करके तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वालों के साथ क्या होता? सही कहा। आते हैं फिर उस पर आप ब्रेक पे जाएं, पहले ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद फिर हम अगली खबर की तरफ आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कुछ सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आला के चुनाव के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम, 5 नाम ज़ेर गौर है। ऐसे में पीपल्स पार्टी के पहलवान भी जो हैं वो अखाड़े में आ चुके हैं और ये अब देखना है कि होता क्या है। आमिर भाई, कुछ भी नहीं होना। मुझे समझ नहीं आती। हम ना पंजाबी लाहौर में अंदरून शहर में रहते थे ना, तो हमारी बहनें भी खेलती थी और वो जो हमारी मतलब कज़न्स थी वो भी खेलती थी। एक गेम होती है लंगड़ी टैन। अच्छा। और वो उसमें 4 खाने बना के 5-6 खाने बनाते हैं, 2 डब्बे ये, तो एक लंगड़ा होके ना उस पर कूदता रहता है। तो ये पाकिस्तान की सियासत में भी ये एक लंगड़ी टैन जारी है और एक लंगड़ा कूद रहा है मुख्तलिफ जगहों से। ये लंगड़ी टैन गेम जो है, लंगड़ा कौन? मैं कहती हूँ मिसालें देना आप पे खत्म है। नहीं, ये लंगड़ी टैन आप अगर आप भी आज भी अगर आपने तो आप अंदरून शहर की हो, आपको लंगड़ी टैन गेम का नहीं पता। स्टापू का पता। आप स्टापू कहते, हम उसको लंगड़ी टैन कहते थे। नहीं, लंगड़ा कौन है? लंगड़ा है हर देखे जहां पर अमन और सुकून होगा वहां एक कैदो होगा, और कैदो भी लंगड़ा था। अब उसकी अकल को क्या कहें कि उसने जो 3 नाम दिए वो तीनों के तीनों ऐसे थे जो रिजेक्ट होने वाले हैं। अब आपस की नासिर खोसा साहब ने खुद इनकार कर दिया। आप किसी का नाम दे रहे हो, इतनी अकल इंसान में होती है। गवर्नमेंट आप कहें तो आप पूछ लेते हैं। अहमद सुखेरा साहब का नाम दिया, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। वो अभी रिटायर होना है। जो नसीर खान साहब का नाम दिया वो दोहरी शरीयत के मालिक हैं, और मेरी इतला के मुताबिक तो दुबई में जा भी नहीं सकते हैं। वो क्यों नहीं जा सकते हैं उसकी मैं खोज में हूँ कि वो दुबई क्यों नहीं जा सकते। पहुंच जाएंगे। मैं पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, मैं लगा हुआ उस खोज में और वो मैं पहुंच जाऊंगा। तो मुझे ये बताएं कि ये इन्होंने क्या सियासत करनी थी। ये लंगड़ी टैन खेल रहे हैं, एक जगह से टाइम पूरा होगा तो बस। हाँ, और फिर ये आपको पता लंगड़ी टैन का या स्टेपू जिसको बोलते हो ना आप लोग, हम लंगड़ी टैन बोलते थे। वो जो लंगड़ा होता है ना, फिर वो एक स्टेपू पीछे से इस तरह से उछालता है, पीछे जिस खाने में जाए उस खाने को आपने अलग से क्रॉस करना। ये इस तरह की गेम हम देखा करते थे। तो ये भी अंधे वाह उन्होंने 3 नाम इस तरह करके फेंक दिए। अब वो अंधे नाम तो अंधेरे नगरी थोड़ी है। दुनिया जीतती जागती है दुनिया में। आप मुझे सोचो समझ से बाला होके अब ये 3 नाम जो दे दिए इन्होंने कमेटी के लिए, ये 3 नाम बहुत अच्छे हैं, बहुत मंजे हुए सियासतदान, मैं ये समझता हूँ ये हैं। तो ये क्या उन लोगों पर खेलने के लिए इस कमेटी में इजलास में जाएंगे जो बन ही नहीं सकते। बिल्कुल। और अभी तक तो इस पर मुशावरत ही नहीं शुरू हुई ना। ये कमेटियां तो इन्होंने बना दी हैं अपोजिशन में। बस वक्त गुजारा जा रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। तो ये जब तक मुशावरत नहीं होगी, कोई कंसेंसस नहीं होगा, तो नाम पे इत्तेफाक ही नहीं होगा। फिर ये जाएगा इलेक्शन कमीशन को।
इलेक्शन कमीशन करेगा मेरिट पे, खान साहब कहेंगे हमें मंजूर नहीं है। जो भी हमेशा से इनकी रीत चलती आ रही है, जो भी कोई अदारा कर रहा है वो अगर तो पीटीआई के हक में है। छड्डो सर गेम ही होंदी रहनी साई साहब सियासत दे विच, लंगड़ी टैन मुकनी है तो बांदर किला शुरू हो जाना। ओ अमर भाई वो तो बिल्कुल ओह बांदर किला गेम शुरू हो जानी है, एक दूसरे ने बॉल मार रहे हैं। नहीं ये देखे ना रवश यही चलती है पिछले 5 साल से। जब ये खुद किसी के कंधों पे बैठ के गवर्नमेंट में आए थे, उससे पहले तक ये कहते रहे थे कि ये लोग सारे बड़े गलत हैं। हाँ, जब ये आ गए फिर ये लोगों को कहते थे बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हो गए। फिर जब ये गवर्नमेंट से चले गए उन्हीं लोगों को ये बुरा ये तो आप ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, छोटे छोटे ग्रुप्स को उन्होंने कहा, किसी को कहा जी बड़े नफीस हो गए, किसी को कहा जी बड़े अच्छे हो गए, किसी को कहा ये बहुत बुरे हो गए। और जब ये ऑपोजिशन में थे तो ये कहते थे हुक्मरान चोर हैं और टैक्स का पैसा खा जाते हैं। जब ये हुक्मरान हुए तो इन्होंने कहा अवाम चोर है, टैक्स नहीं देती। ऐसे ही तो भाई आप कहाँ से ऊपर से उतर के आए हो? आप क्या इन्हें सब माफी है? किसी गमले में उगाए गए हो कौन आप? आपकी टीम के प्लेयर है, कप्तान है सर, आप ही कवर करते थे, आप ही कवर करते थे। खैर उन्होंने मिसाल दे दी है जो आमिर भाई देना चाह रहे थे। अब अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। म्यू अस्पताल में अद्वियात की किल्लत है, ऑपरेशन मुतासिर है। इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है। कल आपके साथ हमने जो पीआईसी के हालात थे वो डिस्कस किए और आज म्यू हॉस्पिटल शहर का बड़ा हॉस्पिटल है। साई साहब क्या कहना चाहेंगे? ना ये बेहोशी की अद्वियात जो हैं वो ख़त्म हुई हैं और किसी भी ऑपरेशन से पहले आपको इसकी जरूरत और है। ये मैं पढ़ के खबर हंस भी रहा था और मुझे दुख भी बड़ा हो रहा था कि आप दूसरे हॉस्पिटल से उधार मंगवा रहे हैं। यानी अगर वो नहीं उधार देगा तो ऑपरेशन नहीं होंगे। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी ऑपरेशन के लिए। ये आप सीधी पर्ची लिख के लवाई की को थमा देंगे, जाएंगे ऑपरेशन से पहले आपने पेशेंट को जो है वो बेहोश तो करना है ना। तो अगर वही आपके पास दवाई नहीं है तो आपके पास बेसिक चीज़ें ही नहीं है तो ऑपरेट आपका कैसे होगा? मैं सुबह अपने ही टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था तो वो सर्विसेज के किसी वार्ड में कर रही थी हमारी एंकर जो लोगों से बात, तो वो जो मरीज़ था वो कह रहा था मैं इनके इलाज से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी का जो है ना मसला हो जाना है। तो वो मैं फिर बड़े इनहमाक से देखना शुरू कर दिया। तो उसने वो बेड दिखाया, उसने कहा ये जो बेड है ना ये बिल्कुल इतना कर्व है, इसमें खड्डा पड़ा हुआ है को मैं रात को सो नहीं पाता। मैं कभी बेंच पे बैठ जाता हूँ, कभी किसी के पास जाके बैठ जाता हूँ, कभी किसी के पास बैठ जाता हूँ। तो ये आपके हॉस्पिटल्स के हालात हैं। ये मैडम यास्मीन राशिद साहिबा जो एक मंजी हुई डॉक्टर हैं, एक मंजी हुई सियासतदान है, उन्होंने जो हेल्थ के बेसिक चीज़ों को ठीक करना था वो इस नहज पे आके खड़ी हो गई हैं चीज़ें कि मरीज़ कह रहे हैं कि हम एक बीमारी को दूर करने के आए हैं, हमें दूसरी बीमारी यहाँ पे लग जाएगी। तो अद्वियात तो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, लोगों को आपने फैसिलिटेट करना है। अल्लाह ताला रहम करे, कभी आप ऑपरेशन थिएटर इमरजेंसी में जाना किसी भी हॉस्पिटल की हो तो आप देखें वहाँ बारी नहीं आती है। आमिर भाई मुझे अब सिर्फ ये बता दें, अद्वियात का स्टॉक एकदम से ख़त्म हो जाना, इसके लिए पहले से तैयारी की जाती है? जब कम रह गई है रिक्वेस्ट भेजी जाती है, प्रोक्योरमेंट की जाती है, प्रॉपर तरीका का? नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे आमिर भाई को इंटरप्ट कर, मैं थोड़ी बात मुकम्मल कर लूँ। मैं मूसा लाई की बात बताऊँ। कल वो जो वहाँ पे इफ्तिताह पे गए थे तो वो बड़े जज्बात में आके कह रहे थे कि ना मैंने हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आना है, ना दूसरी पार्टी ने आना है, ना मेरी फैमिली ने आना है, ये तो गरीब आवाम के लिए है। ये गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम की बेचारे की कहीं नहीं। क्या कहना चाहिए? ये आइसोफ्लोरिन है क्या? ये कोई नशे की दवा है? ऐसे ही है ना, नशा हो जाता है। ये कहीं और तो नहीं जा रही? वैसे ही मेरे नहीं जाने दे आमिर भाई, आप मतलब सीरियस बात को नहीं। ये जो पुलों के नीचे नशे पड़े होते हैं वो भी कोई इंजेक्शन लगाते हैं, वो आइसोफ्लोरिन का तो नहीं होता, मदोज गिरे होते हैं। देखें कहीं तो जा रही है ना, तो नशा इस्तेमाल। वैसे आप उसको अद्वियात के हवाले से लें, मुझे तो उस पर वैसे ख्याल आया था कि ये नशावर चीज होती है, ये कहीं और तो नहीं जा रही। वो इतनी थोड़ी जा रहे हैं वहाँ, बिल्कुल नहीं जा रही। मैं जाना ही नहीं चाह रहा। मैं तो अब मेरे मुंह से निकलवाने लगी थी। मैं 2 हरफ भेजता हूँ, आप कहना चाह रहे हैं मैं वो 3 हरफ भेजता हूँ, वहाँ नहीं जाऊंगा। 3 है मैंने किनाल पे वो नशेइयों में जा रही है। किस पे? किनाल रोड पे वो नशेई बैठे होते हैं और किनाल रोड पे वो इंजेक्शन भी लगा रहे थे। मैं तो किनाल रोड पे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हमें कल EIC से पता चला कि वहाँ के हालात बोर्ड ही तहलील कर दिया वज़ीर आला साहब ने। आपको अफसोस है, मुझे तो यकीन था ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो फहमो फरासत है और जो उनकी अकल है उसके मुताबिक मुझे यकीन था ये अद्वियात मेरे तो जेल से वो अल्फाज नहीं जा रहे। परवेज इलाही साहब कहते थे मैडम जैसा एक और बंदा हमें मिल जाए तो हम सेहत के शोबे को, और सेहत के शोबे को नहीं, वो सियासत को कह रहे होंगे, क्योंकि मैडम ने बड़ी तेज जीप चला के पुलिस वालों को नीचे देने की कोशिश की थी। वो इस हवाले से कह रहे होंगे। रोज तो मैडम वहाँ अब वो उस घर को 2 नंबर घर में बैठी होती है, वो फिर अब क्या करें, 2 नंबर घर में रोजाना बैठी होती हैं। वो आप उनको देखें
उनको ख्याल है कि पंजाब, ये तो आप लाहौर की बात कर रही है ना, यहाँ मुझे आप बताएं जो जनूबी पंजाब है वहाँ की क्या हालत होगी। अल्लाह रहम करे। गुर्दे बेच रहे हैं लोग, खुदा की कसम। कल हमने खबर चलाई है, रोना आता था। वहाँ से लेके जाते हैं उनको और गुर्दे उनके फरोख्त करते हैं, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपया। ये कौन है? ये भट्टा मजदूर हैं। क्या करेंगे, जिनके पास कुछ रह नहीं। और अद्वियात का ये हाल है कि मैंने कल वहाँ जो THQ और DHQs हैं वहाँ से भी सर्वे करवाया जनूबी पंजाब के वाले से। वो हमारा लाहौर का प्रोग्राम है, आपने न्यू हॉस्पिटल से बात शुरू की थी, लेकिन ये तो शहर है, मेट्रोपॉलिटन है, और इसमें लोगों को नजर आता है कि बहुत सारे शहर में दूर दराज से लोग आते हैं, लोग मर रहे हो तो कहते हैं लाहौर ले जाओ। हाँ। डस्का दे बैठे होने नाल साडे, ये जो भी मर रहा हो तो उसको कहते हैं लाहौर ले जाओ, तो लाहौर भी लेके भी मरना ही है। मरना ही है। आपको जल्दी किसी हॉस्पिटल चले जाए इमरजेंसी में, कोई पूछने वाला नहीं होता। यास्मीन राशिद जो हैं, उनकी लियाकत और उनकी जो वफादारियां हैं, ये उसका नतीजा है कि पंजाब में इस एक दफा सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं, मेयो अस्पताल में, सर्विसेज में, PIC में, एक दफा अंदर जाके देख लें कि लोगों पर क्या गुजर रही है। शायद आपके दिल में भी दर्द आ जाए, शायद आपको भी पता चल जाए कि आपने भी अगले जहाँ जाके इन चीज़ों का जवाब देना है। यही एक रास्ता है, घर बैठे किसी को नहीं इन हालात का पता हो सकता। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रही। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और खबर ये है जी, LPG की ब्लैक में फरोख्त जारी। हुकूमती निर्ख है 204 रुपए, 270 रुपए किलो में बेची जा रही है। वाइट में फरोख्त क्या चीज हो रही है ये बता दें। अच्छा, ये फरोख्त तो की जा रही है 260 में, 270 में, ये बात ठीक है। ये ओगरा क्या चीज़ है? ऑयल एंड गैस। ये इसका काम सिर्फ ये रेट निकाल देना, उसके बाद कोई चेकिंग नहीं है। और जुल्म ये है कि गैस वाले से जो बात हमने की, उन्होंने बताया LPG बेचने वालों से, साई साहब LPG कंपनीज जो हैं वो साथ पानी शामिल कर रही हैं। 2-2 किलो 3-3 किलो पानी निकलता है। वो कल मैं देख रहा था वीडियो में, वो दिखा रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई उन्होंने कि जी ये देखिए नया सिलेंडर खोल रहे हैं, इसके पहले पानी आएगा, अंदाजा करें आप। अब वो कहते हैं पानी कंपनी मिक्स करती है। अब उनको कंपनीज का है, और फिर वो मैं ये समझता हूँ कि कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। जो ऐसी चीज रह गई है जिसमें मिलावट नहीं हो रही। ये कैसा टेक्निकली मिलावट कर रहे हैं कि उसमें पानी डाल दें। ये तो मतलब ना मरना किसी को याद है, और ना ये हुकूमत जो है इसको भी कोई अवाम का ख्याल है, मैं तो ये समझता हूँ। और बेचारे जो LPG चलाते हैं, आपको पता है ये बाकी कुदरती गैस से बहुत महंगी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। जिस पर उन पर पानी, फिर उसके अंदर फिर उनके वो जो बर्नर्स हैं उन पर आहिस्ता आहिस्ता जंग लगना शुरू हो जाता है। तो मरता कौन रहा है? गरीब। LPG इस्तेमाल कौन करता है? चले आपके रक्षों में भी इस्तेमाल होती है, हर जगह पे इस्तेमाल। देखे ना, एक चीज है कि हम दूध कहते हैं हमें महंगा दे दें, खालस दे दें, नहीं खालस मिलता नहीं यहाँ से। कोई ऐसी चीज मुझे बताएं जो यहाँ पे खालस मिल रही है। ये कल मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है शहजाद खान साहब भी खबर दे रहे थे, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या क्या लोगों ने हराम कमाने के लिए तरीके अपनाए हुए हैं। गरीब बेचारा जाए कहाँ पे, इतनी महंगी गैस ले, घर जाके वो सिलेंडर को जलाए चूल्हे को, तो उसमें ज़्यादा आपका पानी निकल आए। और वो ये कितनी ज़्यादती और जुल्म की बात है। फिर ये गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, हम आवाम की फलाह के लिए सारा दिन मुझे समटाइम ये लगता है कि इंतजामिया के बस से भी ना शहर को मैनेज करना कुछ नहीं। हम कहते हैं नान रोटी पे कोई नहीं चेक एंड बैलेंस, हम कहते हैं स्टोर्स पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सब्जी की कीमतों पे कोई, वो कहाँ जाए आमिर भाई? नहीं, वो है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट का ऊपर से देखें, बात याद रखें, जब ऊपर वाली जगह पे कैसा बंदा बैठा हो जो शहबाज शरीफ जैसा है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर उससे बड़ा कोई नहीं है, और उसको लोग याद करते हैं। लाहौर तो उनको बहुत याद करते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वही छोड़ो वजारत उस्मा, वजीर आला बन जाए। हाँ, बिल्कुल। हमें पंजाब में तो चले सुकून मिले, मुल्क में आपको पता नहीं सुकून आना है कि नहीं आना है। पंजाब के लोगों तो जरा सुख चैन से रह लें, तो उनको हम कहते हैं कि वजीर आला आ जाए। इनसे ऐसा कोई वजीर आला आए जो इन छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजों पे लोगों को रिलीफ दे। इंशाल्लाह इन जैसा ही आपको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा, और आप देखेंगे कम से कम आपके शहर के जो मसाइल हैं वो हल, अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साई साहब आपका भी, आमिर भाई आपके वक्त का भी। नाज़रीन, हमने लेनी है ब्रेक, हेडलाइंस उसके बाद ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ लाहौरियों के साथ शेयर करने वाले हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम
एक बहुत ज़बरदस्त जी फूड एक्सपो होने जा रहा है। सो इसकी डिटेल्स तो हमने आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह से आप लोग इस फूड एक्सपो का हिस्सा बन सकते हैं, इसके फीचर्स क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी और आप लोगों के लिए ज़बरदस्त खाने भी यहाँ पर होंगे या नहीं, क्योंकि लाहौरिये तो वैसे खाने पीने के शौकीन हैं। खैर, ओवरऑल पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारियाँ, शहर में जो हालात हैं उनको लेकर, खाने पर चेक एंड बैलेंस, क्योंकि अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि आपकी सेहत से ये चीज़ें जुड़ी हैं। सो हम इनका जिक्र तो करते ही हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के प्रोग्राम के स्टार्ट में बात होगी जो फूड फेस्टिवल होने जा रहा है। हमारे साथ जी डीजी साहब मौजूद है, पंजाब फूड अथॉरिटी के मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने ज्वाइन किया। वेलकम देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र जी। थैंक यू सो मच। और अभी हम ऑफ कैमरा जो डीजी साहब मुझे फीचर्स बता रहे थे और फर्स्ट टाइम इस नौयत की एक्सपो होने जा रही है, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। हमारे नाजरीन को बताइए बेसिकली क्या होने जा रहा है। देखिए, फूड एक्सपो जो है ये 10, 11, 12 फरवरी को होगा और एक्सपो सेंटर में होगा। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, वीकेंड्स हैं, इन दोनों के अंदर होगा। और बेसिकली एक्सपो जो है इसका जो मकसद है इस पूरे एक्सपो का, और ये एक तो हाइजीनिक और क्वालिटी फूड और सेफ़ फूड को फ़रोग़ देना है, प्रैक्टिसेस को फ़रोग़ देना है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, बल्कि इंटरनेशनली भी। हमारे बहुत से जो खाने हैं अब जो मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाते हैं। हमने PFA ने वो स्टैंडर्ड्स अब उनका जो म्यार है स्टैंडर्ड्स का वो इंटरनेशनल हो चुका है। सो उन स्टैंडर्ड्स पे अगर वो चीज़ें बन रही हैं तो वो इंटरनेशनल उनकी मार्केट भी मौजूद है। तो बाहर एक्सपोर्ट्स भी इसके लिए हो सकती हैं। इसके लिए बहुत से बाहर से इंपोर्टर्स भी आएंगे जो बाहर इंपोर्ट करते हैं, और तो एक्सपोर्ट बढ़ने में भी इसका ऑब्वियसली मदद मिलेगी इस एक्सपो के ज़रिए। तो एक्सपो का मकसद बेसिकली ये है कि तमाम बायर्स और सेलर्स को भी इकट्ठा लेके आया जाए मार्केट में, एक प्लेस पे आ जाए, और फिर साथ कुजीन्स भी यहाँ पर हैं, बहुत सी इंटरनेशनल कुजीन्स भी होंगी, लोकल कुजीन्स भी होंगी, हमारे बहुत से खाबे वो भी होंगे, लेकिन वो खाबे इस तरीके से होंगे वहाँ पर, यानी लाहौरियों के आपने इंटरेस्ट के तमाम काम रखे हैं इसमें। जी जी, वो भी होगा, बिल्कुल। एंटरटेनमेंट भी साथ है, रात को ऑब्वियसली फैमिलीज़ के लिए कंसर्ट्स के जो है प्रोग्राम भी मौजूद है। तो ओवरऑल ये एक एक्टिविटी है। फिर कॉन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं दुनिया से, जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं वो आ रहे हैं, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड इनोवेशन के अंदर। फिर जो टॉप CEOs हैं मैन्युफैक्चरर्स के, उनकी टॉक है इसके अंदर। आप अंदाज़ा करें कितनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आप लोगों को इससे। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट एक्सपो होगा फूड का, इससे बड़ा एक्सपो पहले नहीं हुआ होगा। और ये पहले 2018 में हुआ था, फूड अथॉरिटी ने करवाया था, बट ऑब्वियसली वो स्टार्ट था, बट इसको हम एक और अब स्केल पे लेके जा रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। इसमें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और तो जितने मैन्युफैक्चरर्स और बाकी कंपनीज हैं वो इसको बेसिकली मिलके इसको आगे लेके जा रहे हैं। सही। सो मैक्सिमम लोगों को इसमें आना तो चाहिए, लेकिन आप लोगों को बताएंगे कैसे कुछ लोगों को तशहीर के लिए इंतजाम आपने किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच। लेकिन परसों हमने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने अपना जो लोगो है वो भी एक्सपो का वो अनवेल कर दिया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने लोगों को बता भी दिया, और अब इसकी बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी इसकी तशहीर जारी है। आज आपके प्रोग्राम से आपका प्रोग्राम लाहौर पूरा देखता है, बिल्कुल, और इसके ज़रिए ऑब्वियसली पूरे पंजाब में भी और पूरे पाकिस्तान में ये बात जाएगी, और इसकी प्रॉपर कैंपेन हम करेंगे, स्टार्ट हो चुकी है। और तो इसकी कोई टाइमिंग भी मुदस्सिर साहब बताइएगा कि पूरा दिन ये चलेंगे? जी, ये 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो है वो तो एक्सपो होगा, जिसके अंदर एग्जीबिशंस होंगी, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, पैनल डिस्कशंस होंगी, सेमिनार्स होंगे इनोवेशन के ऊपर, और साथ साथ उसके बाद फिर जो रात का टाइम है उस पर खाना तो चलता रहेगा, ऑब्वियसली कुजीन्स चलती रहेंगी। रात को खाना वो जो रात को जो एंटरटेनमेंट का जो एलिमेंट है वो रात 8 से लेके 11 बजे तक वो होगा। सही। प्लीज ही शिरकत कर सकती हैं या ओपन इनविटेशन है सब लोग इसका? और कॉन्सर्ट का आपने जिक्र किया, उसके लिए क्या तरीक़ेकार? देखिए, ओपन इनविटेशन है और बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे, स्पेशली इंटरेस्ट है फूड के ऊपर, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और हमें कौन लोग खिलाते हैं, जो चीज़ें हमारे तक आती हैं वो कहाँ से आती हैं,
उनकी पैकेजिंग कैसी होती है, फिर क्या क्या इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ज़रिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड तैयार किया जा सकता है। तो ये बहुत सी इंटरेस्ट के जो पॉइंट्स हैं वो इसमें मौजूद होंगे और फैमिलीज़ भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, ऑब्वियसली साथ साथ स्टूडेंट्स बहुत इसमें शिरकत करेंगे। हम सबको यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्विटेशंस दे रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अगर ऑब्वियसली पासेस पे होगा, जो कंसर्ट स्पेशली जो रात वाला है वो पासेस पे होगा, लेकिन वो पासेस आपको पंजाब फूड अथॉरिटी के स्टॉल से मिल सकते हैं जो कि एक्सपो हॉल नंबर 3 में होगा। वहाँ पर आप वो जाके वो ले सकते हैं। सो वहाँ पर ज़रूर आएँ। मैं लोगों से गुजारिश है कि ये क्योंकि बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, इससे ना सिर्फ शहर के अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, इसके साथ साथ पूरे दुनिया में, क्योंकि लोग बाहर से भी आ रहे हैं, उनको भी पता चलेगा पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का खाना तैयार हो रहा है या पैक्ड फूड किस तरह तैयार हो रहा है जो बाहर जाता है, फ्रोजन फूड कैसा तैयार हो रहा है जो बाहर जाता है। और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हम आपको पता है कि बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हम दिखाते रहते हैं और हम उसको पकड़ते भी रहते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अच्छे काम भी बहुत से हो रहे हैं, सेफ फूड पे भी बहुत काम हो रहा है, क्वालिटी फूड पे भी बहुत काम हो रहा है। तो ये लोगों की आगाही के लिए भी ज़रूरी है और दुनिया की आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब कुछ मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की दीगर जिम्मेदारियों पर बात करना चाहूँगी। हमारा शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखना भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे इसको चैलेंज को आप मीट करते हैं? देखें, ऑब्वियसली पंजाब में ये एक चैलेंज मौजूद है फूड का। जब से फूड अथॉरिटी बनी है उसके बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। सबसे पहले तो काम हुआ, कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थे, पहले वो बनाए गए, स्टैंडर्ड्स बनाए गए। अब तकरीबन 500 से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हम बना चुके हैं और हार्मोनाइज कर चुके हैं, कोई 385 स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली नेशनली। सो एक लोगों में अब आगाही मौजूद है, लोगों को पता है इस चीज़ का कि अगर खाना कोई किसी जगह पे ख़राबी है तो उन्होंने किसको रब्ता करना है। हम ऑब्वियसली डेली बेसिस पे, क्योंकि अनरेगुलेटेड सेक्टर है फूड का, इसको रेगुलेट करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। 1223 हमारी कॉल सेंटर है, आपको पता होगा, जिस तरह हमने पूरी इसकी कैंपेन की 1223 के ऊपर। किसी को कोई मसला होता है खुराक का, वो यहाँ पर कॉल करता है और हमारे पास डेली 400 से 500 कॉल्स आती हैं और हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर किसी को कहीं पर कुछ एक्सपायरी डेट, कुछ सब स्टैंडर्ड खाना, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, आपकी हेल्पलाइन खुली है उनके लिए, आप अभी कॉल कर सकती हैं 1223 पे और 1223 वाले आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। उनकी कैटेगरीज हैं, वो 24 आवर्स इमरजेंसी, 24 आवर्स और 1 डे और 3 डेज, ये कैटेगरीज हैं। इसमें जहाँ भी फॉल करेगी आपकी कंप्लेंट, उसी के मुताबिक उन्हीं दिनों में वो होगी। और अगर वो एस्केलेट करती है उन दिनों से तो मेरे तक रिपोर्ट आ जाती है कि ये 3 दिन से ऊपर चली गई, रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, फिर मैं डेली बेसिस पे 5 से 6 कॉलों खुद करता हूँ पूरे पंजाब के अंदर। इस तरह हमारा हायरार्की बनी हुई है, डिप्टी डायरेक्टर करते हैं और वी ट्राई टू टेक फीडबैक कि लोग क्या समझ रहे हैं और एक शऊर पैदा हो रहा है। लोगों के शऊर के बगैर, लोगों की फीडबैक के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा ये काम है फूड का, क्योंकि फूड सेफ्टी जो है, फूड क्वालिटी जो है, उससे ये वाहिद वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं लोगों को हॉस्पिटल जाने से। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं हमारे यहाँ लोगों का रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है कि लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ऑल्दो हम महंगाई करते रहते हैं, लेकिन आप रात के टाइम किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर चले जाएं, आपको पार्किंग नहीं मिलती है। ये चीज़ें तो एक जगह हम देखते हैं कार्रवाइयाँ फूड अथॉरिटी की चलती रहती हैं। ये जो बाहर से दूध आता है, फिर टोलिंटन मार्केट के मसाइल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। रेस्टोरेंट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह इसी एक्सपो के अंदर हम स्टार रेटिंग प्रोग्राम जो है वो अनवील करने जा रहे हैं। सही। स्टार रेटिंग प्रोग्राम ये है कि हम रेस्टोरेंट्स को 5, हमने पायलट में 5 प्रोजेक्ट्स लिए हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं पूरे पंजाब में, इसमें लाहौर शामिल है। 450 के करीब रेस्टोरेंट्स हैं जिनको हम स्टार्स देने जा रहे हैं कि ये 5 स्टार रेस्टोरेंट है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। जो हमारे ये आम आदमियों के लिए ज़रूरी है, उनको ये वेबसाइट पे अवेलेबल होगा कि वो खुद फैसला कर सकेंगे कौन सा। ये सिर्फ इस पर टेस्ट एलिमेंट नहीं शामिल, इसमें सेफ्टी और क्वालिटी का एलिमेंट शामिल है। ये सेफ फूड है, ये सारे सेफ होंगे। जो जिनको 1 स्टार मिला है वो सारे सेफ हैं जो स्टार रेटिंग में आ गया। लेकिन फिर आगे वैल्यू एडिशन है, अगर स्टार्स बढ़ते जा रहे हैं तो उनकी वैल्यू ऐड होती जा रही है सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर। तो आप इन सारे स्टार्स रेस्टोरेंट में किसी भी जा सकते हैं बिला झिझक, और उसके साथ साथ अगर वो वैल्यू स्टार ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी एनहांस हो जाएगी। तो ये हम अनवील करने जा रहे हैं इंशाल्लाह स्टार रेटिंग प्रोग्राम। ये लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, लोगों को पता होगा, इसका दुनिया में ये मौजूद है। दूध की आपने बात की, दूध एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और मैं हमेशा दूध के बारे में कहता रहता हूँ कि दूध हमारे यहाँ उन चंद मुल्क हम रह गए हैं जहाँ पर खुला दूध अभी भी मिलता है। और खुला दूध जो है उसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि खुले दूध को रेगुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसे रेगुलेट नहीं किया जा सकता। वो कहाँ से चलता है, कहाँ पहुँचता है, बीच में कितने हाथ तब्दील होते हैं,
उसके बाद उसके अंदर से क्या क्या चीज़ ऐड होती है जाती है वो हमें पता नहीं चलता। इसलिए हम आजकल जो काम कर रहे हैं वो ट्रेसेबल मिल्क पे काम कर रहे हैं, ताकि आप जो अपने घर में दूध अगर आप पी रहे हैं, आई होप कि आप भी खुला दूध ही पीते होंगे। अगर खुला दूध पीते हैं तो आपको इसकी चीज़ का इल्म नहीं होगा कि वो दूध कहाँ से आ रहा है। अगर आपको इल्म नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे भी इल्म नहीं है जब खुला दूध कहाँ से आ रहा है, किस फार्म से आता है, तो वो हमें जानना ये ज़रूरी है। ये मेरा राइट है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं ये जानूँ कि ये चीज़ जो मैं खा पी रहा हूँ ये कहाँ से आ रही है। सो इसी पर्पस के लिए हम ट्रेसेबल मिल्क की तरफ जा रहे हैं। और आपने जो कैंप्स लगाए थे लोगों के डोर स्टेप पर, उसका कैसा फीडबैक रहा? उसका रिजल्ट्स आ चुके हैं और हमने 15,600 सैंपल्स लिए थे और बस उसकी रिपोर्ट फाइनलाइज हो रही है। रिजल्ट्स अभी मैं आपसे एग्जैक्टली शेयर इस टाइम नहीं करता, उसको हम बाकायदा तौर पे हम अनाउंस करेंगे, लेकिन बहुत इनकरेजिंग नहीं है। हमें बहुत उस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हम मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डीजी साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक का कहा जा रहा है, आपको ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमने दूध की क्वालिटी पे बात की। एक बड़ा इशू जो कि लाहौरियों को फेस करना पड़ता है, ऑल्दो चिकन बहुत महंगा होता चला जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़। डीजी साहब मुझे बताइएगा किस तरह चेक एंड बैलेंस रखते हैं, क्या रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है आपकी? देखिए, हम ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सा जानवर मुर्गी आती है लाहौर के अंदर और तमाम शहरों में जाती है, तो उसको चेकिंग के लिए हमारे पास निज़ाम यही है कि अगर हमारे नाके लगे होते हैं मुख्तलिफ शहर के पॉइंट्स के ऊपर जहाँ दूध भी चेक हो रहा होता है हमें, और स्पेशली इतला के ऊपर, जिस तरह 1223 पे बहुत सी इतलाएँ हमारे पास आती हैं। इस नंबर के जरिए शहरी हमें इतला करते हैं कि यहाँ पर हमें लग रहा है कि मुर्दा गोश्त है या मुर्गी मुर्दा है, तो फिर हम उसको जाके चेक करते हैं। अभी हमने पिछले दिनों भी कुछ बकरे इस तरह के थे जो मुर्दा थे, उनको तबाह किया जा रहा था, तो पकड़ते रहते हैं, कार्रवाई करते रहते हैं। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसको ऑब्वियसली हमें विद द हेल्प ऑफ दी सिटीजन्स हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया फूड सेक्टर बहुत अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड नहीं है। हमारे पास जिस तरह जो इंफॉर्मेशन डेटाबेस होता है हमारे पास होना चाहिए, उस तरीके से नहीं है। उस पर हम आजकल काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डेटाबेस सारा हम कनेक्ट करने के लिए। तो ये इशू है, लेकिन इस इशू को हम डेली बेसिस पर फेस करते हैं और उसको इस चैलेंज को कबूल भी करते हैं और साथ साथ इस पर एक्शंस भी करते हैं। हम रेस्टोरेंट्स में तो कार्रवाइयाँ देख लेते हैं, अब जो छोटे छोटे फूड पॉइंट बने हैं, बेसिकली लोग ज़्यादा हर रोज़ खाना वहाँ से खाते हैं। सो वहाँ पर अगर फूड हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर तो लोग अल्टीमेटली बीमार ही होंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं और यहाँ पे गुर्बत भी है। यहाँ पर अगर लाहौर की बात करूँ तो क्योंकि मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की है, तकरीबन 1 लाख के करीब रेडी यहाँ पर हैंड कार्ड लाहौर के अंदर मौजूद है। ऑब्वियसली हर हैंड कार्ड को चेक करना पॉसिबल नहीं है, और वो मोबाइल होती है, कभी आज यहाँ है कभी वहाँ है, और वो उसको कितना देखेंगे, उसको डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो बेसिक्स हैं उनको ज़रूर देखा जाए। लाइक वो आपने देखा होगा कि तंदूरों के ऊपर सर पे ज़रूर कुछ ना कुछ पहना हो, हाथ धोए हों, ग्लव्स इस्तेमाल किए जा रहे हों, तो बेसिक्स हम ज़रूर देखते हैं। अगेन वो जो चीज़ का अडल्ट्रेट चीज़ है, अडल्ट्रेशन वाली चीज़ है जो वहाँ पर सप्लाई की जाती है, उसको हम सप्लाई साइड से कवर करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ बन रही है उसको पकड़ा जाए, इंस्टेड ऑफ के जो छोटा आदमी है, जो बेचारा गरीब आदमी है, उसको पकड़ने की बजाय जिसको जो चीज़ कहीं से लेकर आ रहा है, जहाँ से आ रही है चीज़ वहाँ से पकड़ा जाए, तो उस पर हम ज़्यादा कार्रवाई करते हैं। अब में हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। बहुत सी हमने कार्रवाइयाँ की, हमने लोगों में अवेयरनेस जनरेट की है मीडिया के थ्रू और अपने चैनल्स के थ्रू। अब कम से कम हमें ना इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो गई है, लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पर ये मसला है, लोगों में इस चीज़ का डर भी मौजूद है। लेकिन हम ऑब्वियसली डर पैदा करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि अच्छा काम भी बहुत सा हो रहा है, सेफ फूड भी मिल रहा है और क्वालिटी फूड भी मिल रहा है, तो ये एक बैलेंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? अभी इस एक तो ज़रूर 1223 पे हमें इतला करें, कोई मसला हो खाने से मुतल्लिक, हमारे लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इमीडिएटली, ये मैं गारंटी करता हूँ। और सेकेंडली, एक्सपो पे ज़रूर शिरकत करें, ये आप लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए
और अल्लाह करे इसकी वजह से और हमारे जो बहुत सेक्शन है उसकी वजह से ना सिर्फ फूड इकॉनमी पे फ़र्क पड़े, इकॉनमी बेहतर हो, और हमें आजकल डॉलर्स की बड़ी ज़रूरत है, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़े हमारी, और क्योंकि लोग बाहर से बहुत से आ रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है फूड का, तो हम खाना बाहर भेज सकते हैं। मुझे उसकी भी उम्मीद है। तो लोग यहाँ पर जरूर फैमिली समेत आएँ, 10, 11, 12 जुम्मा, हफ्ता और इतवार वीकेंड्स हैं, आएँ और एंजॉय करें, और साथ साथ खाने भी देखें क्या क्या खाने वहाँ पे खिलाए जा रहे हैं। ज़रूर, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये आपके लिए एक्सपो है, ज़रूर इसका हिस्सा बने। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी आप लोगों के लिए होगी, सो ज़रूर अपनी फैमिली के हमरा जाएं और इस एक्सपो का हिस्सा बने। सेकेंडली हेल्पलाइन है जी 1223, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं कहीं पर भी आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का ताउन हमेशा दरकार रहता है। टू वे ट्रैफिक है, मिलजुल कर आप लोगों को भी हेल्प करनी होगी, तभी हम हाइजीन हो, फूड सिक्योरिटी हो, ये चीज़ें जो है बेहतर कर सकेंगे। फूड अथॉरिटी का इदारा आपके पास मौजूद है, आप अपनी शिकायत या कोई सजेशन देना चाहें आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर द एक्सपो। नाज़िर, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। बर्थडे जिनकी कल है वो लाजमी हमें जी पिक्चर्स भेज दें, इंशाल्लाह हमने कल के प्रोग्राम में शामिल करनी है। वो जो वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है यहाँ पे, तो वही सिचुएशन रहती है, पहले आए सो पहले पाएं। आगे बढ़ते हैं जी, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, और अगला सेगमेंट है टुडेज वेदर। हमें ज्वाइन करेंगे मायदा, जो कि आज के मौसम के बारे में बताएंगी। मायदा, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और मैक्सिमम आज सर्दी कितनी जो है वो शहर में होगी? शहर में तो है ना आज मौसम खूबसूरत है, धूप निकली हुई है। पिछले दिनों जिस तरह से फोग रही तो शहरियों के और ख़ास तौर पर ख़वातीन के कुछ काम रुके हुए थे, बेचारी ना कपड़े धो सकती थी और ना ही कोई उस तरह से काम कर सकती थी। तो आज जो है वो ख़वातीन को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, जिस तरह से धूप निकली हुई है अपना घर भी साफ़ कर लें और जो कपड़े धोने वाले रह गए थे वो भी धो लें, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि ख़वातीन के बहुत से काम जो हैं वो धुंध के बायस रुक जाते हैं, क्योंकि मौसम ओवरऑल इस तरह से होता है। तो बच्चे भी जो है वो जिस तरह से कपड़े उतार रहे होते हैं और जिस तरह से वो कपड़े गंदे कर रहे होते हैं, तो आज जो है वो ख़वातीन को ख़ास तौर पर मशीन लगा लेनी चाहिए। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो ये तो एक वेदर के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ख़वातीन ने देखनी होती है, लेकिन उसी के साथ साथ मौसम अगर देखा जाए तो शहरी आज मौसम को अच्छा खासा इंजॉय कर रहे हैं। धूप निकली हुई है, धूप के साथ मैंने देखा कि अभी लोग किन्नों खा रहे थे, और वरना वैसे मौसम देखा जाए तो लोग सुबह सुबह के औकात में जब सर्दी होती है, छियासी पड़ी होती है, तो चाय पी रहे होते हैं, लेकिन आज माल्टे खाकर शहरी इस धूप को इंजॉय कर रहे थे। तो शहरी जो है आज इस मौसम को, इस धूप को एंजॉय कर रहे हैं। टेम्परेचर की बात करें तो आज 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ साथ आइंदा हफ्ते में जो है वो बारिशों की कोई प्रिडिक्शन जो है वो जाहिर नहीं की गई, जिसके बायस जो है इसी तरह से मौसम रहेगा। कभी बादल देखने में नज़र आएंगे और कभी सूरज जो है वो अपनी किरणें बखेरेगा, लेकिन उसी के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी को भी इग्नोर नहीं करना हमारे शहरियों ने। फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से आज शहर तीसरे नंबर पे और 196 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो एहतियाती तदाबीर के साथ हमारे शहरी इस मौसम को इंजॉय भी करें और साथ साथ जो है वो एहतियाती तदाबीर पर भी अमल लाजमी करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और आपने बड़े ज़बरदस्त मशवरे भी दे दिए हैं। वाकई इंतज़ार किया जा रहा होता है किस दिन धूप निकलेगी और किस दिन आप घर के तमाम काम जो है वो कर लेंगे। मायदा ने हमें मौसम के बारे में बता दिया। अब हमने आपके साथ आज की एक टिप शेयर करनी है, अखरोट का इस्तेमाल आपको किस तरह से फ़वाइद। हम अक्सर आपसे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो शेयर करते रहते हैं, लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि ज़्यादा कुछ भी जो है मुकर्रा तादाद से खाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वेट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो लोग जो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मददगार साबित होता है। अखरोट के इस्तेमाल से दिल के अमराज जो हैं उनका भी जो है वो आपको खात्मा हो जाता है, मतलब बहुत कम असरात जो हैं वो हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही मुफीद है। और इसके बाद जी आपको वो जो कहते हैं ना कि जी हमें सबक नहीं याद होता और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बातें भूल जाती हैं, तो उन लोगों की दिमागी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आपके लिए आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत साफ और मसूड़े मजबूत करता है, ये तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया जी। इसके बाद बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। अल्लाह ताला की तरफ से जो ड्राई फ्रूट है इनमें एक मखसूस मिकदार ऑयल की रख दी गई है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट खाएं आप ये चीज़ फील करते हैं। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, लेकिन अगेन आपको इसकी मिकदार महदूद रखनी है।
अगर आप किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदे के बजाय वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट है आज के भाव। आज की रेट लिस्ट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सब्जियों की कीमतें ओपन मार्केट में क्या है, हमें बताएंगे हाफिज दिलावर। ओवर टू यू। बिल्कुल, सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली जो सब्जियों की कीमतें हैं उनमें भी फ़र्क जो है वो बरकरार है। सबसे पहले आलू की बात की जाए तो 28 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 35 रुपये तक जो आलू है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर प्याज की बात की जाए तो 234 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 250 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 55 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 75 रुपये 80 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर लहसुन की बात की जाए तो 275 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 295 रुपये 300 रुपये लहसुन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की अगर बात की जाए तो 400 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 450 रुपये अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद अगर खीरे की बात की जाए तो 64 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये तक जो खीरे हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन की अगर बात की जाए तो 64 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 65 रुपये बैंगन जो है फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की अगर बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 90 रुपये तक मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो 63 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये शिमला मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। जी, आपको सब्जियों की लिस्ट तो पता चल गई है, आपके लिए आसानी हो जाएगी घर में आज आपने बनाना क्या है। आपको जाने से पहले ही पता होगा कि इस कीमत पर आज आपको सब्जी मिलने वाली है। कीमतों में इजाफा हो रहा है, उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी रहता है। ये सिलसिले तो इसी तरह से जारी रहने हैं। अपनी बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, स्पेशल बनाइए अपने दिन को, हमारे साथ अपने पिक्चर्स शेयर कीजिए। कल हम आपके प्रोग्राम में जो है ज़रूर इसको ऑन एयर भी करेंगे, लेकिन अगेन आपने भेजनी पहले हैं हमें पिक्चर्स। कल आपसे हमारी और आपकी मुलाकात दोबारा से इसी टाइम पर होगी। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।